नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि कल हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से भारतीय मीडिया देश के साथ बेईमानी नहीं, एक प्रकार से देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और 2.5 साल में जिस प्रकार की गद्दारी भारत की मीडिया ने किया, वो हम सब के लिए दुखद है। और इसमें एक भी मीडिया संस्थान, एक भी का मतलब एक भी, कल हमने आपको कुछ अखबार, टेलीविज़न चैनल्स और डिजिटल मीडिया के जो कुछ लोग थे, फैक्ट चेक करने वाले बेईमान लोग, उन्होंने फेसबुक से पैसे खाए, स्वीडन में अपने ब्यूरो बनाए और जिसको आपने ऑल्ट न्यूज़ कहा, ये जो मोहम्मद जुबैर साहब थे, वो जो अभी उनको इन सब में मज़ा आता है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों में वो पड़े रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति और द वायर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, स्क्रॉल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब ने देश के साथ धोखा किया है और देश के साथ लगातार धोखा करते रहे और उस धोखे को प्रसारित किया। इसलिए मित्रों, मैं परशुराम से आग्रह कर रहा हूं कि परशुराम जरा वो दूसरे इसका ऑफ कर दीजिए और अक्षित आप हमारे पीछे का जो टेलीविज़न जो इंटरैक्टिव पैनल है उसको ऑन करिए, मुझे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये द वायर, स्क्रॉल, ऑल्ट न्यूज़, ये सब भी बेईमानी की पराकाष्ठा पर थे। और ये जो स्क्रीन ब्लैक करने वाले जो सो कॉल्ड सोरोस के दोस्त ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिन्होंने कहा कि सच दिखाते हैं हम, जुबां पे सच और दिल में डैश इंडिया जुबां पे झूठ और दिल में देश के प्रति गद्दारी, यही इस मीडिया संस्थान का स्वरूप आया। पिछले 3 साल में इन मीडिया संस्थानों ने देश के साथ गद्दारी की है, बेईमानी की है, झूठ बोला है और इनके माथे पर वो कलंक है। लाखों लोगों के परिवार जो उजड़े हैं, उसको उजाड़ने का कलंक इन बेईमानों के माथे पर लगा है। लेकिन इस सब के बियॉन्ड कुछ ऐसे भी लोग थे जो अकेले लड़ते रहे, सड़कों पर निकल करके, घर परिवार से बगावत करके। जब शुरुआत में उन्होंने इस पर मोर्चा खोला तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया, जेल भी गए, पुलिस से लाठियां भी खाईं, लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर वो लगातार लड़ते रहे और लड़ करके उन्होंने अब जनता को जागृत किया। आज हम यही बात करने वाले हैं उनसे कि क्या इन पापियों के खिलाफ जो उनकी मुहिम रही, उन मुहिम का नतीजा अब क्या जनता की भागीदारी होने वाली है? जनता अब क्या सोच रही है इन बेईमानों के बारे में? जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम लगातार इन बेईमानों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आज हमारे साथ हरियाणा के वो शूरमा हैं। मैं इन्हें जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक शख्स इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहा है सड़क पर, तो उनके साथ परिवार वाले भी आए। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का, जिन्होंने अब जनता के साथ चलने का मन बना लिया है और जनता की सरकार बनाना चाहते हैं। अब वो पॉलिटिकल सरकार होगी या नॉन पॉलिटिकल सरकार होगी, कैसे इस राजनीतिक व्यवस्था में, इस जनतांत्रिक व्यवस्था में वो जनता को पार्टिसिपेट कराएंगे, जनता को भागीदार बनाएंगे, जनता को सर्वशक्तिमान बनाएंगे, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा आपका।
जी आपकी नमस्ते आवाज। आशुतोष जी, और सभी नमस्ते। दर्शकों को नमस्ते। अभी 5-10 मिनट में मैं मतलब वीडियो आ जाएगी। अभी वीडियो में थोड़ा नेटवर्क की वजह से इश्यू है, तब तक हम बात करते हैं। तो बात बात शुरू कीजिए डॉक्टर देवेंद्र। क्या जी आपको बताइए। लगता है कल मैंने जो दिखाया था और मैंने जी जो कहा था कि मीडिया ने गद्दारी की है इस देश के साथ, बेईमानी की है, भ्रष्टता जी। के सारे कीर्तिमान मीडिया ने तोड़ दिए हैं, क्या मैं गलत हाँ जी। शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं गलत हूं नहीं, डॉक्टर देवेंद्र? नहीं, नहीं आशुतोष जी, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। और आपको समझने में आपको और मुझको समझने में हो सकता है कि देश के लोगों को थोड़ा समय लगे। उसका एक बड़ा कारण है कि देश के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं। इनको इतना छल कपट नहीं आता है, इतना प्रपंच समझ में नहीं आता है। जब मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे मैंने बोलना शुरू किया था, और जब मैंने ये कहा था कि भाई ये रॉथस्चाइल्ड ही फैमिली है जो नोबेल प्राइज को स्पॉन्सर करती है, यही यही स्पॉन्सर करती है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। जब आपको अवार्ड मिलने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपको देश की जनता के साथ धोखा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये जितने भी अवार्डी हैं ये बनाए ही इसलिए जाते हैं हीरो। चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम्स का खेल देख लीजिए, चाहे आप इन बड़े पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी अवार्ड तैयार किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं। और आपने कल पूरी अच्छी तरह से इन सारे के सारे चैनल्स की पोल खोली कि इन्होंने देश के साथ किस तरह गद्दारी की। आप लोगों का काम होना चाहिए कि रिसर्च लेकर के आए कि सरकारें झूठ कहाँ बोल रही हैं। क्योंकि सरकारों जैसे मुझे कोई दोस्त कह देता है कि देवेंद्र भाई, आप सरकार की बुराई करते रहते हैं, आप कभी सरकार की अच्छाई भी कीजिए करिए ना, जो अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा आपको मालूम है, हर सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके पास करोड़ों रुपए का, मतलब कई सौ करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है बकायदा अपनी बड़ाई करने के लिए, कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया। और पीआरओज के माध्यम से वो लोग अपने पूरे के पूरे, आपने सुना होगा, बाल कल्याण विभाग द्वारा जनहित में जारी, सूचना लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी, ये जो जनहित में जारी जो जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होती है, ये सारा हमारा ही पैसा है जो सरकारों के गीत गाने के लिए लगाया जाता है। तो मीडिया का एकमात्र काम होता है, या लोगों का एकमात्र काम होता है, कि वो अगर अपने नागरिक अधिकारों को याद रखें और अपने कर्तव्यों को याद रखें, तो उनका काम होता है सरकारों की उन योजनाओं के अंदर छुपी हुई कमियों को निकालना। विपक्ष का काम होता है सरकार की जो बात सरकार कह रही है उनकी उन कमियों को निकालना। जैसे कि यही नरेंद्र मोदी साहब हैं, और पहले जो विदेश मंत्री थी जो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन्होंने आधार कार्ड का ये कह करके विरोध किया था संसद के अंदर कि बहुत संवेदनशील सूचनाएं हैं, प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिया जा सकता इसका ठेका, और प्राइवेट कंपनियों के पास जानकारी नहीं जानी चाहिए, ये भारत की गुलामी का दस्तावेज साबित होगा आधार कार्ड, अगर कांग्रेस ने इसको लागू किया तो। जिस वक्त सरकार बनी, सरकार बनते ही भारत सरकार ने भी कह दिया कि भाई हम लोग आधार कार्ड लागू नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये बयान आया अरुण जेटली का, उसके अगले ही दिन नंदन नीलकेणी के साथ मुलाकात होती है अरुण जेटली की एयरपोर्ट के ऊपर। 1-1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब अरुण जेटली बाहर निकले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब हम आधार कार्ड को मैंडेटरी करने वाले हैं। तो ये बात सरकारों से पूछनी चाहिए थी लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो। अब पीएम केयर फंड के बारे में जब आरटीआई में सूचना डाली जाती है तो वहां पीएम केयर फंड पे सरकार जवाब देती है कि ये जो है सरकारी फंड नहीं है, ये प्राइवेट फंड है, तो प्राइवेट फंड को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता। हमने अपने वकीलों के जरिए पता किया आरटीआई डाल करके, और उनसे डीड मांगी कि तुम्हारा डीड बताओ, तो पता चलता है कि पीएम केयर फंड तो एक एनजीओ है जिसका मालिक नरेंद्र मोदी है, उसमें लिखा हुआ है कि उसका हेड वो है। और जब हम इस पे करते हैं कि यार कमाल है, नरेंद्र मोदी साहब के कहने पर ही तो लोगों ने हजारों करोड़ और मतलब रुपए दिए थे, अपनी तनख्वाहें काटी थी, जबरदस्ती पैसे काटे थे उस महामारी के दौर में उन लोगों के साथ में, इसका मतलब तो छल हो गया पूरे देश के साथ। तो देश के लोगों को सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वो मीडिया हाउस, कोई भी मीडिया हाउस इसके ऊपर रिसर्च करके सामने नहीं आया। इसी तरीके से जब हमने ये बताया था, कल ही की खबर, आज ही की खबर की बताता हूं मैं आपको, न सॉरी कल की, कल ये बिडेन की एक फोटो जारी हुई है कि वहां पर 5वां जो है वो डोज लग गई है। अब ये बात तो हम 2020 में कह रहे थे कि तुम्हारे लिए 8 तो कोविन के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में है,
तो तुमको 8 लगने वाले हैं। लोग कह रहे थे नहीं ये सिर्फ 2 पे रुक जाएंगे। अरे 2 पे रुकेंगे नहीं, ये तो रोकने पड़ेंगे और तुमको इसका पूरा भांडाफोड़ करना पड़ेगा, तब जाकर के सरकारों को समझ में आएगा कि तुम बोलेंगे। और इसके लिए मीडिया हाउसेस को आगे आना चाहिए। लेकिन अब मीडिया हाउस क्या करेंगे? यही ऑल्ट न्यूज जैसे जो जो ये गद्दार पत्रकार थे, ये जो फैक्ट चेक के नाम पर हम जैसे लोगों की पोस्ट उड़ा देते हैं। अरे हम कहते हैं आप एक बात करिए, आपने एक नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव के अगर अपोजिट में या उस नैरेटिव के अलग कोई अगर नैरेटिव सेट होता है या कोई आदमी बोल रहा है, तो आप कौन होते हैं उसको उड़ाने वाले? जानकारी को उड़ाने का मतलब क्या है आप समझते हैं? मैं उसको ऐसे जैसे किसी किताब को जला दिया हो। आप किसी के विचार से असहमत हो सकते हैं, आप किसी के विचार को झूठा साबित कर सकते हैं, आप किसी के विचार को ये साबित कर सकते हैं कि ये गलत बोल रहा है, आप उसके ऊपर पूरा सीरीज चला सकते हैं, लेकिन आप उस विचार को ही लोगों के बीच में नहीं आने देंगे। अब तो मीडिया ने इस तरह का काम किया हुआ है। तो आप जब जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं आपके बारे में भी बताता हूं और अपने बारे में भी बताता हूं। आपके और हमारे बारे में कुछ लोग ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं कि हम लोग कंट्रोल्ड अपोजिशन की तरह काम करते हैं। एक तो हमारे हरियाणा में एक तो कलाकार ऐसा है, वो किसी को बोल रहा था कि देवेंद्र बल्हारा इतना खुल करके रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स के खिलाफ बोल रहा है, इनके खिलाफ बोलने वाले जिंदा नहीं बचते हैं, ये अगर जिंदा है तो इसका मतलब उन्हीं का आदमी है। अरे भाई, मतलब ये कोई तरीका होता है क्या कि आप मतलब आप अगर आप जिंदा हैं तो आप उनके आदमी हैं, अदरवाइज वो आपको मार देंगे तो आप मतलब सच्चे देशभक्त थे। ये इस तरह के नैरेटिव जो ये लोग सेट करते हैं और भोले भाले लोगों को बहलाते हैं, ये असल में ये देश के साथ गद्दारी है। और मैं समझता हूं कि आपने जिस तरह से मुखर होकर के इस पे आवाज उठाई, आपके चैनल्स को भी उड़ा दिया गया, आप उसकी रीच भी कम कर दी गई। और मतलब मैं समझता हूं कि इस दौर में अगर आप बोल रहे हैं तो कितना मतलब कितना वो मतलब एक तरह से विरोध का सामना करना पड़ता होगा। और इस सब के बावजूद भी जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि वो असल में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। और जो नहीं बोल रहे हैं, असली गद्दार देश के वो हैं। यानी कि देखिए, मैं क्या मानता हूं कि जो देश के ये लोग थे, जैसे बिल गेट्स है, रॉकफेलर है, रॉथस्चाइल्ड है, वो लोग तो ये काम करने के लिए आए ही थे ना। उनका तो काम ही था देश को बर्बाद करने का, दुनिया को काबू करने का। इन्होंने तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए सारा कुछ खेल खेला हुआ है। इनका तो काम था। दुश्मन की दुश्मनी देश के लिए खतरनाक नहीं है। इस देश के अंदर बैठे हुए वो लोग जो इस देश की जमीन पे रहते हैं, खाते इस देश का हैं और हाजिरी बजाते हैं उनकी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों की, और देश के लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे देवेंद्र जी। ये जो मैं अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर भी आऊंगा आपसे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फैक्ट चेक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, क्या इन इन सारे शब्दों को आप तो गांव में घूमते हैं, लोगों से डायरेक्ट आपका संवाद कर रहे हैं, क्या गांव वालों को या जो कस्बाई इलाका है वहाँ के लोगों को ये फैक्ट चेक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जैसे शब्द जो प्रचारित किए गए इन दलाल मीडिया के द्वारा और गद्दार मीडिया के द्वारा और गद्दार पॉलिटिशियन के द्वारा, दलाल पॉलिटिशियन और गद्दार ब्यूरोक्रेट्स, दलाल ब्यूरोक्रेट्स और वैज्ञानिकों के द्वारा, तो क्या ये जानकारी है हमारे जनमानस को? आशुतोष जी, क्या है कि जैसे शब्द हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, वो इस शब्द को नहीं जानते, लेकिन जो सरकार के पिट्ठू लोग हैं, चाहे वो मीडिया में बैठे हैं और चाहे वो सरकारों में बैठे हैं, वो लोग किसी ना किसी रूप में प्रचार करते रहते हैं हम जैसों के बारे में कि ये ना झूठ फैलाने वाला गैंग है। मतलब वो हमको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नाम से नहीं पुकारते हैं, वो कोई ना कोई और नाम दे देते हैं, लेकिन वो कहते वही हैं कि इनका तो काम ना केवल झूठ फैलाना है, ये तो सरकार की खिलाफत करने के लिए ही हैं, इनको तो अपोजिशन पार्टियों का सपोर्ट है और ये तो केवल अपोजिशन के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रचार वो लोग करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे सरकार ने किसी जाहिल से आदमी को, आपने ये मैंने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर मुख्यमंत्री को ये डिस्क्रिटरी पावर मिली है
कि वो जिसको चाहे मंत्रालय दे सकता है, जो मर्जी मंत्रालय। लेकिन शिक्षा मंत्री बनाने के लिए जब मुख्यमंत्री को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़े जो 12वीं फेल हो, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर मतलब 12वीं पास आदमी हो, मतलब वो मंत्रिमंडल में उससे कमाल, मतलब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं उनके लिए, कोई शब्द भी नहीं मिलता, मतलब इतना इतना घटिया लोग बैठा दिए उन लोगों ने, जिनका मकसद ही सब कुछ बर्बाद करना था। अब उनकी ड्यूटी क्या लगाई गई कि आपको मंत्रालय दे दिया, आप अब वो बोलेंगे जो आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, और उनको बोलने के लिए कह दिया कि आपने अब इस देवेंद्र को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट साबित करना है। तो जब वो गांव में जाएंगे, एक हमारे यहाँ ग्रंथ अकादमी के चेयरमैन है, और सॉरी वो है वाइस प्रेसिडेंट, उनको बनाया, उनके गांव में मैं गया, मैं उनको कह करके आया कि भाई ये मत लगवाओ, तुम जो स्कूल में लाइन में लगे हुए हो, लगवा रहे हो, आने वाले वक्त में तुमको ब्रेन हैमरेज, कैंसर और ये जो लिवर फंक्शन खत्म हो जाएंगे, आपको हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ जाएंगे। और वहां जो मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, मैंने उनसे पूछ लिया कि आप बताइए जो तुम इनको लगा रहे हो, इसकी केमिकल्स जो इनके शरीर में डाल रहे हो, इसके साइड इफेक्ट्स हैं? तो कंपनियों ने कहा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? हमारी बात सुनकर वो सक पका गए, गांव वाले भी उठकर चले गए। लेकिन बाद में शाम को गांव की चौपाल में वो आदमी मीटिंग बुला के कहता है, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री पागल थोड़ी ना है, उसको वो बहुत जरूरी चीज है, देवेंद्र तो झूठ फैलाने का ही काम कर रहा है और तुमको लगाना चाहिए। अगले दिन वो फिर लाइनों में खड़े कर दिए उन लोगों ने। तो असल में वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो काम यही करते हैं। और क्योंकि सरकारों के पास तंत्र बड़ा है, उनके पास पैसा है, मीडिया की पूरी ताकत उनके साथ लगी हुई है, तो इसलिए वो उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग खास तौर पे, जो सोशल मीडिया, जो इंटरनेट के ऊपर उलझे पड़े हैं, उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, जो लोग यहीं से लेते हैं, लेकिन जिनका कॉमन सेंस अभी जिंदा है, जो इनकी रट्टे वाली पढ़ाई के चक्रव्यूह में नहीं फंसे, वो 1 मिनट से पहले देख के बता देते हैं कि यार इसमें कुछ लोचा है, इसमें गड़बड़ है, ये गलत आदमी है, ये गलत चीज है, ये नहीं करवानी है, ये करनी है, और वो खड़े भी हो जाते हैं। किसान आंदोलन का केस आपने देखा, और तमाम तरह के आंदोलन चल ही रहे हैं, तो वो देखते ही पहचान जाता है कि गड़बड़ है। मीडिया पे जरा बात कर लेते हैं जी। जो स्थानीय स्तर पे जो हमारे मीडिया कर्मी थे, उनकी भूमिका कैसी रही? खास तौर से जहां हरियाणा में आप चल रहे थे, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जिनका संबंध था उनका, और जो छोटे मोटे यूट्यूबर से जिनके की खबर को लगातार यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने, इसमें तो सीधा पैसा है ना, फेसबुक में इन्वेस्टमेंट है गेट्स का, और शुरुआती इन्वेस्टमेंट ही है, बल्कि एडवर्टीजमेंट के राइट्स भी गेट्स फाउंडेशन के ही पास है, उसकी कंपनी के ही पास है। तो वो तो जाहिर है गेट्स फाउंडेशन जो कहेगा फेसबुक को वही करेगा। तो लेकिन फिर भी जो हिम्मत कर रहे थे शुरुआती दौर में यूट्यूबर्स, उसके व्यवहार में, और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, जो ये जो गद्दार मीडिया है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हुए पत्रकार थे, उनके व्यवहार में सतही तौर पर आपको क्या नजर आता था? सतही तौर पर मुझे ये नजर आया आशुतोष जी कि जिन लोगों ने इसके ऊपर बोलना शुरू भी किया, और वो बड़ी जल्दी हिट भी हो गए, मतलब उनको लोगों ने सुना भी, क्योंकि असल में तो सरकार जो कर रही थी उसके बारे में लोगों को मालूम था, ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझ थी, लेकिन उस समझ को वो शेयर करने से डर रहे थे कि हम शेयर करेंगे तो बाकी दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि नैरेटिव पूरी तरह से दूसरे तरीके से सेट कर दिया गया था। तो जिन लोगों ने शुरुआत की, उनके वीडियोस बहुत मतलब हिट भी हुए, बड़े वायरल हुए, और लोगों ने सराहा, देखा, बहुत से लोग बचे भी। बाद में उन्होंने बताया कि इनकी वजह से हम बच गए थे, इन्होंने हमें पहले ही सचेत कर दिया था। लेकिन बाद में यूट्यूब ने, फेसबुक ने स्ट्राइक लगानी शुरू कर दी, और अकाउंट्स को 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने भर के लिए फिर बैन करना शुरू कर दिया, और कुछ तो चैनल्स ही उड़ा दिए गए। उस वजह से उनके अंदर एक लगा कि यार कम से कम कुछ बोलने लायक तो बचे रहें, तो इसलिए उन खबरों को दिखाना ही बंद कर दिया। आपने देखा हो, जब मेरे साथ करमू गिरफ्तार हुआ था, उससे पहले वो बता रहा था कि हमारे लाइव में 200 या 300 लोग जुड़ते होते थे, जबकि उसके फॉलोअर लाखों में हैं। तो जब मैंने बोला उनको कि भाई फिर तुम, जब ये कार्यक्रम हुआ 3 जनवरी को, जब मैं गिरफ्तार हुआ उस मास्क वाले प्रकरण में, तो उस वक्त जो व्यूअरशिप थी
वो 10,000 लाइव लोग देखने वाले होते थे, 15-15 हजार लाइव देख रहे होते थे उस पूरे के पूरे प्रकरण में। तो लोग चाहते थे देखना, और ये लोग भी दिखाना चाहते थे, लेकिन ऊपर से जो प्रेशर था कि आपने अगर दिखाया, आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आपकी वीडियोस को ही डिलीट कर दिया जाएगा, आपके चैनल को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसकी वजह से वो थोड़े बैकफुट पर आए। अदरवाइज वो चाहते थे इन खबरों को दिखाना और बात करना, और उनको मालूम भी था कि ये सब फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड कर रही है सरकार। तो जब आप गवर्नमेंट के नैरेटिव के खिलाफ जा करके आप जब धरातल पर लोगों से बात करते थे, तो दो रास्ता कसी चलती होगी। एक तरफ तो एक साख कि प्रधानमंत्री कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे, प्रधानमंत्री थोड़ी कहेंगे कि गलत करेंगे अपने देश के नागरिकों से। तो क्या जनता को जब आप समझाते थे, तो दोनों के समझाइश में जो समझाने का जो तरीका था, एक तरफ मोदी जी कहते थे कि झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, और एक प्रकार से मोदी जी इस वैक्सीन कंपनी के सेल्समैन बन गए थे। जी जी जो जी। प्रधानमंत्री खूब जिम्मेदारी से पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहें, बिना किसी स्टडी के, जिसको कि आज यूरोपियन पार्लियामेंट क्वेश्चन कर रहा है कि क्या फाइजर ने जो इन्फेक्शन स्प्रेड का ट्रायल था वो किया, तो उनके एग्जीक्यूटिव ने कहा नहीं किया। आपका क्वेश्चन, आप हैंग हो गया आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं ही बोलता रहता हूँ, और दर्शकों तक कम से कम बात तो पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री यकीनी तौर पर इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, और ये बात तय थी कि प्रधानमंत्री ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि लोगों को लगा कि आपको ये चीज बहुत खूबसूरत है, लेनी चाहिए, आपको सारी की सारी डोज लेनी चाहिए, और ये आपको किसी बीमारी से बचाने के लिए है। ये चाहते थे कि देश के अंदर कंट्रोल्ड ग्रुप ना रहे। कंट्रोल्ड ग्रुप कौन सा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हमने अनवैक्सीनेटेड हैं हम लोग सारे के सारे, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, और सरकार ये चाह रही थी कि ये नंबर जो है बहुत थोड़ा होना चाहिए। एक जी। नैरेटिव बनाना भी शुरू कर दिया था सरकार ने कि जो लोगों ने मतलब नहीं लगवाई है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके स्प्रेड के लिए। और इसके लिए मतलब प्रधानमंत्री भी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से लोगों को बरगलाया जाए।
और प्राइवेट कंपनियों के, इस ड्रग माफिया कंपनियों के दलाल बनकर के वो रह गए थे, पहले यही काम कर रहे थे वो। और लोगों को भी लगने लगा था, और एक परसेप्शन बनना शुरू हुआ कि जब ये कहने लगे कि ये तो ना नरेंद्र मोदी का विरोधी है, इसलिए विरोध कर रहा है। तो जब मुझे इस तरह की बात कही गई, तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा नहीं है। आप देखिए, सबसे ज्यादा जो मरने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है, वो भक्तों को ही होने वाला है। आप भक्त किसी के भी हों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नरेंद्र मोदी की ही भक्ति नहीं करनी है, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी यही हो रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां भी यही हो रहा है। उस वक्त उद्धव ठाकरे शिवसेना का मुख्यमंत्री हुआ करता था, वो महाराष्ट्र में भी वही कर रहा था। तो अगर थोड़ा सलीके से सोचा जाए तो हर जगह यही हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सरकार किसकी है। आप किसी के भी भक्त हो, सिर्फ अगर भक्त हैं तो उसी में आपकी बर्बादी तय है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये चीज आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ये जो सरकारें हैं ये आपके साथ में छल कर रही हैं। और फिर जब लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया था, अब गांव के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको ये समझ आ गया है कि वो लोग तो हट्टे कट्टे हैं जिन्होंने नहीं लगवाए, और वो लोग जिन्होंने लिए हुए हैं दोनों के दोनों, उन लोगों को अब शरीर में पेन रहता है कॉन्टिन्यूसली, उनके शरीर नहीं लथार्जिक हो गए हैं, लेडीज में नहीं नहीं, ये मेंस्ट्रुएशन बात में तो हुई प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री की बात। ये तो प्रधानमंत्री के बारे में जब आप लोगों को बताते थे तो आपको इन समस्याओं से गुजरना पड़ता था। अब ये जो अपोजिशन के जो नेता हैं, क्योंकि ये बात हमें भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप गलतफहमी बिल्कुल मत पालिएगा कि मेरा किसी पार्टी से जनमना विरोध है। मेरा उस हर व्यक्ति से, उस हर संस्थान से, उस हर पार्टी से जनमना विरोध है जो असत्य अन्याय के साथ खड़ा है। असत्य और अन्याय के साथ हम खड़े हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं देवेंद्र जी कि उस दौरान आप कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के लोगों से जब आप संपर्क करते थे कि भाई इस मुद्दे को उठाइए, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो आपको क्या जवाब मिलता था? सिरे से नकार दिया जाता था, सिरे से। मतलब ऐसा लगता था जैसे इनके सामने हमने इस बात का जिक्र करके कोई चोरी कर दी हो। और नहीं नहीं, पागल है क्या, असल में बहुत बुरा हाल है भाई, देख अमेरिका में कितने जा रहे हैं, इटली में कितने मर रहे हैं। मैं उनको बताता था भाई कंटीजेंट मूवी की वीडियो क्लिप है वो जो चल रही है, वो असल में नहीं हो रहा है वहां पर ऐसा कुछ भी, वो पहले से फिल्माई गई हैं। जैसे 2018 में भी यहाँ निपा वायरस के नाम पे हुआ था, और ये लाने से पहले जो केरला के अंदर बकायदा पूरी वीडियो फिल्मिंग हुई थी ये दिखाने के लिए, जो दहशत फैलाने के लिए इन लोगों ने पूरा का पूरा गेम प्लान चलाया था। मैंने कहा ये सारी की सारी वीडियोग्राफी हो चुकी है, जाकर के देखो तो सही इवेंट 201 के बारे में। इवेंट 201 तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ऐसे ऐसे होगा और वो ऐसा ऐसा करेंगे, वो वही सब कर रहे हैं, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं जी। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिनका थोड़ा कॉमन सेंस जिंदा था, उनको हम बोलते थे कि भाई तुम तो बोलो कम से कम। तो उनका यही रहता था, यार हमारा नेता नहीं बोलता, हम कैसे बोल देंगे, पार्टी लाइन से ऊपर होकर के कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा, अब नेता। जब आप गेट्स के बारे में बोलते थे कि भाई गेट्स जैसा बोल रहा है, गेट्स तो वैज्ञानिक है नहीं, हाँ। गेट्स तो कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं हम्म। है, उन्होंने वायरस का निर्माण नहीं किया, उन्होंने वैक्सीन का निर्माण नहीं किया, उनको वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं, उनको वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो गेट्स बार बार आकर के क्यों बोल रहा है? तो ये बात जब आप समझाते थे कि गेट्स का फार्मा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, मेजर फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये जब आप बताते थे और तब जब आप कहते थे कि इवेंट 201 में क्लियरली बताया मॉक ड्रिल हुआ है, तो आपको हैरानी होगी जो आप जो बताते थे तब जो क्या बोल रहे थे, आम लोग क्या बोलते थे या नेता क्या बोलते थे। मैं आपको बताता हूं कि इस देश का बड़ा नेता बड़ा नेता बड़ा नेता ये कहता था कि नहीं नहीं, ये तो कई बार क्या होता है कि गेट साहब तो बहुत ही विजनरी है ना, वो उनको पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तभी तो वो यहाँ तक पहुँचे। तभी तो वो इतने बड़े बिलियनर बने
क्या बात, कैसी बात करते हैं आशुतोष जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही आराम से उनकी जो ऑडेसिटी होती थी ना, ये ऐसा लगता था कि आप एकदम प्रांजल शब्दों में एकदम ठीक से आपको कन्विंसिंगली आपको कन्विंस करते थे, ताकि जिस आपको मैनरिज्म तो मालूम होगा कि ऑडेसिटी का जो मैनरिज्म है कि इतने अगर इतने से बोलेंगे तो ज़्यादा लोग कन्विंस हो जाएंगे, उस अंदाज में वो बोलते थे। और उसकी गंभीरता होती थी कि जी देखिए ये आप कैसी बात करते हैं, मूर्खों वाली बात करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मूर्खों वाली बात करते हैं, आप मूर्ख बातें हैं, ये क्या आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। और ये देखिए फैक्ट भी चेक कीजिए, ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है ना, ये इंडिया टुडे ग्रुप फैक्ट चेक के नाम पर बहाली किया क्योंकि फेसबुक से पैसे मिले, और पैसे मिलने के बाद इन्होंने फैक्ट चेक टीम बिठा दी और उसको बोला फैक्ट चेक फैक्ट चेक फैक्ट चेक फैक्ट चेक। ये जो आज जो कंट्रोल्ड अपोजिशन वाले जो लोग आपको बोल रहे हैं ना, ये कंट्रोल्ड अपोजिशन वाले भी क्रॉस रोड पर खड़े हैं। असल में इनको कुछ पता नहीं है। ये कंट्रोल्ड अपोजिशन ये तो कहते हैं कि इन्फेक्शन ही नहीं था, वायरस ही नहीं था, वायरस को जीनोम सीक्वेंसिंग किया कि नहीं किया गया। अरे भाई इन्फेक्शन था, उससे हम डिनाई नहीं करते। अब वो वायरस था या नहीं था, इन्फेक्शन था। अब इन्फेक्शन लेकिन आया कैसे, लाया कौन, कौन लोग इसके पीछे हैं, असली लड़ाई ये होनी चाहिए। अब इन्फेक्शन की इंटेंसिटी क्या थी, गहराई क्या थी, ये देखना। अब वो वायरस था या कुछ और था, ये हम नहीं, उस पर हमारा कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उस पर अभी और प्रक्रियाएं होनी हैं जिस पर रिसर्चर काम कर रहे हैं। आपको क्या कहा जाता था? हमें तो कहा जाता था बहुत गंभीरता से, मूर्खों वाली बात करते हैं। जहां भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये एक डिपेंड करता था कि वहां अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी बनाई हुई पहली पूरी नैरेटिव को अगर हम ध्वस्त कर रहे हैं हमारी बातों से, तो वो इमीडिएटली ऐसे ही रिएक्ट करता था जैसे आपने बोला है। बिल्कुल जैसे ऐसा लगता था जैसे कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, वो एक ही लाइन बोली जाती है और उसी तरीके से बोली जा रही है, बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे ट्रेनिंग में, जैसे उनको ट्रेनिंग मिली हो बकायदा। ये जो जिला वाइज दफ्तर बने हैं, ये शायद इसी ट्रेनिंग के लिए बने हैं कि अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो उसको ये जवाब ही देना है, इससे आगे जवाब भी नहीं देना है और इससे कम भी नहीं देना है। लेकिन जहां इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला, वहां गांव के लोगों ने खुल करके हमारी बातों का समर्थन किया और माना कि हम सच बोल रहे हैं और सरकारें झूठ बोल रही हैं। वहीं जो जिसके पास जितनी ज्यादा डिग्री थी, जो जितना ज्यादा रट्टेबाज था, जो जितना इंटेलिजेंट कहलाता था समाज के अंदर, उन्होंने, जो जितना ज्यादा टेलीविजन देख रहा था, उन्होंने उतने ही सिरे से नकारा हमको, पहले ही सिरे से। मतलब या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का भक्त या फिर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये केवल दो ही लोगों ने हमको नकारा। बाकी डॉक्टर्स थे, सब ने ऑफ द रिकॉर्ड हमको बताया कि ये पूरा गेम प्लान है भाई, इसको समझो। और हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम लोगों को स्पेशल हिदायत है। हम अब जैसे हमारे यहाँ उसके लोग थे, बोले तो एनडीआरआई के चीफ थे, जोनल अफसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है। हालांकि मैंने जोनल अफसर बोल दिया तो वो हमारी टीम में भी शामिल थे। वो हमारी टीम को आकर के समझाया करते थे पूरी कहानी, कि मैं जब आईसीएमआर की ट्रेनिंग में जाता था, आईसीएमआर जब हमें बुलाता था इस बीमारी से लेकर के कि जरोना आया है और तुम आओ यहाँ पर, और जब उस मीटिंग में मिलकर के वहां बात करता था, तो मुझे अलग से बुला करके ये हिदायत दी जाती थी कि आपने जो भी बात कहनी है ना, ऑफ द रिकॉर्ड कहनी है, हमको आकर के कहनी है, मीटिंग में नहीं बोलना है। ओके। अच्छा, जब ये वैसलीन को जब परमिशन मिलती है, उस वक्त भी किसी वायरोलॉजिस्ट को स्पेशलिस्ट नहीं बुलाया गया है। मुझे उन्होंने ही बताया कि पीजीआई की डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसको पास किया, पीजीआई चंडीगढ़ से, यानी कि जिसका कोई लेना देना नहीं है उनको इंक्लूड किया। और ये बात डॉक्टर्स को मालूम थी, इसीलिए जो डॉक्टर्स ने आंख बूंद करके सारी बातें नहीं मानी, वो डॉक्टर्स आज भी बचे हुए हैं। और जिन्होंने मान ली, वो डॉक्टर्स कुछ ऊपर जा चुके हैं, कुछ लकवाग्रस्त हैं, कुछ के स्टंट डल चुके हैं, कुछ को अब पता चल रहा है कि बॉडी खत्म हो चुकी है बिल्कुल हर तरफ से। अब वो समझ रहे हैं, अब उनको सबको क्लैरिटी आ गई है। जहां कनाडा में बाइडेन 5वीं ले रहा है, वहां इंडिया में अभी तीसरी का लेने से भी नाम डरते हैं कि आप कोई तीसरा का नाम लेकर के देखो। अभी किसी भी पार्टी का भक्त हो, आप कहोगे बेटा लेओगे क्या, अरे नहीं नहीं 2 लगवानी बहुत है, तीसरी नहीं। मैंने कहा 2 लगवानी, तीसरी भी लगवाओ ना भाई। तो अब तुम कहते हैं लगवाओ, जबरदस्ती नहीं लगवाते हैं,
सॉरी, फिर से आपका जैम हो गया। लेकिन मैं बोलता रहता हूं ताकि लोगों तक बात जाती रहे। मैं आपको बताऊं कि अब लोग जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं। अब हम कहते हैं कि तुमको लेना चाहिए क्योंकि सरकार तुम्हारा भला चाहती है, और कि नहीं भाई नहीं। लेकिन एक होता है ना कि एक गिल्ट फील जो अंदर से आए कि भाई हम लोग ना वो 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 एक्चुअली मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गलती हो गई है बहुत भारी। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सरकार ने उनको छल लिया है, उनका पैसा इन ड्रग माफिया कंपनियों को ट्रांसफर हुआ, उनको घरों के अंदर कैद करके रखा गया, उनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद की गई, उनकी नौकरियां खा गए, उनको जबरदस्ती पुलिस वालों ने डंडे ठोके। ये सब बातें वो लोग मतलब अब मानने को तैयार नहीं है। अब उनको समझ तो आ गया है सारी बात, उनको पता तो लग गया है कि उनके साथ में ऐसा हुआ और उनके साथ ये धोखा हुआ। लेकिन अब वो मान नहीं रहे हैं क्योंकि शायद थोड़ा सा इस बात को लेकर के कि अब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, तो अब क्या कहेंगे लोग, अब हमको किस तरह से डील करेंगे। वो बेचारे थोड़े से शर्मा घबरा जाते हैं। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि अब इसके बारे में सत्तारूढ़ पता चल गया। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं अब? कुछ सवाल कर रहे हैं क्या? उनके देश के अभी प्रधानमंत्री, अभी उन हमारे को तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया कि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। उन्होंने वो दवा लगवा दी, इन्फेक्शन ना हो। मैं हैरान हूं किसने उनको सलाह दिया, किसने ये सलाह दिया? हमारे गांव के लोगों को ये बात समझ में आ रही है अब? बिल्कुल एकदम 100% आ रही है। जिस जिस व्यक्ति ने किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, हर व्यक्ति को ये मालूम है कि सरकार ने उनके साथ छल किया। और मैं तो बहुत बड़ा एहसान मानूंगा किसान आंदोलन करने वाले योद्धाओं का कि उन्होंने देश को एक सबूत पेश किया कि जब दिल्ली के बॉर्डर के परली साइड में वो लोग लाशों के ढेर बिछा रखे थे, उस वक्त इधर वो साबित कर रहे थे कि देखो हम एक थाली में 6-6 लोग खाते हैं, हम 2-2 3-3 लोग मिल करके खा रहे हैं, एक ही ट्रॉली में पड़े सोते हैं, और हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं है। इतनी लाखों लोगों की भीड़ में, और तीनों चारों बॉर्डर्स पे लोग बैठे थे, ढांसा बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सारे बॉर्डर्स पे इतने लोग थे, और इतने लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी नहीं मरा इनकी इस बीमारी से। मतलब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वहां के लोग जागरूक थे। उन्होंने सीएमओ को बोल दिया था कि बिना ऑटोप्सी रिपोर्ट के, बिना पोस्टमार्टम के डिक्लेयर नहीं करोगे तुम कि कैसे हुई है इनकी मौत। हमने जाकर के जब सीएमओ को बोला सोनीपत के, तो उसके बाद उनको पता चल गया कि यहाँ पर ये गेम नहीं चलेगा इनका। फिर उन्होंने कुछ नेताओं को बोला, जैसे एक हमारे वहाँ एक डकैत साहब हैं, उनको नहीं तो बुलाना ये शुरू जो किया। मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया वालों ने ये टेस्ट केस क्यों नहीं बिठाया जो टेलीविजन पर बिठा 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 करके नरेश त्रेहान को, रवि मलिक को, डॉक्टर सरीन को, इन जैसे भ्रष्ट डॉक्टर्स को बिठा बिठा करके जो नैरेटिव चलवाया गया, ये बेवारा है और ज़बरदस्त रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इतना खतरनाक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो यहाँ के सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, जो कि पूरी दुनिया को ये बता सकते थे कि इस देश में हजारों लोग सड़क पर दिल्ली में ठंड में बैठे हुए हैं, जब आप तस्वीर दिखा रहे हो कि इन्फेक्शन मास आउटब्रेक कर गया है, मास आउटब्रेक कर गया है, तो मास तो सड़क पर बैठा हुआ है, तो मास में आउटब्रेक हो ही नहीं रहा है। मास सड़क पर बैठा है और वो कह रहा है मास आउटब्रेक हो गया। तो ये टेस्ट केस तो इनको बिठा करके सौम्या स्वामीनाथन को देना चाहिए था। सौम्या स्वामीनाथन गायब हो गई और हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलने लगे कि हमारे देश के लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया, बूटी लगा ली 200 करोड़। तो अब ये टेस्ट, ये हमारे गांव के लोग समझ रहे हैं, आप समझा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है आशुतोष जी, एक एक व्यक्ति को समझ में आ गया है। अभी हमने जब जनता सरकार मोर्चा बनाया, और मेरा जो एक चैनल है निडर इंडिया का, जब मैंने उसके ऊपर अपनी वीडियोस डाली और मैंने उसमें बताया कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसके लिए बिल गेट्स ने बहुत पहले ही 2014 में ही इसका पेटेंट लिया हुआ है वायरस का, और 2015 में अप्लाई किया था इसकी, इस बूटी का, जो वैसलीन का, जो वैस्किन जो दे रहा है ये, इसका ऑलरेडी पेटेंट ये ले चुका है। ये बातें मैं बहुत पहले बता चुका हूं।
मैं ज्यादा एक चीज आपको बताऊं इसके अंदर, इस बीमारी और इसकी बूटी, ये प्रॉब्लम नहीं है अब हरियाणा में, तो एटलीस्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। एक सिंगल व्यक्ति नाम नहीं ले रहा है, एक भी आदमी नहीं ले रहा है। और अस्पतालों के अंदर वो लोग जो नर्सिस हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड का डेटा उठा रहे हैं और वहां से जबरदस्ती उनको सर्टिफिकेट भेज रहे हैं कि लो तुमको तीसरा भी लग गया, कि लो तुमको तीसरा लग गया। मतलब लगा कोई नहीं रहा, व्यक्ति कोई नहीं जा रहा है तो अस्पताल में, ना ही उनको आने दिया जा रहा। गांव में बैन है, जो हेल्थ वाले लोग हैं वो बैन है गांव के अंदर। बहुत से गांव ने तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जनादेश लगा दिया है, अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने वाले, आधार कार्ड के साथ किसी भी दस्तावेज को लिंक करने वाले, नए पानी की पाइपलाइन बिछाने वाले, गैस की पाइपलाइन बिछाने वाले, या सरकारी गुंडे जो किसानों से वसूली करने वाले, जो उनके लोन जबरदस्ती वसूल करने वाले, या उसके खेतों की कुर्की करने वाले, या किसी भी ऐसे काम को करने वाले जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रोत्साहित करता है, उनका गांव की सीमा में दखल बैन है, उनकी एंट्री बैन है। और उन्होंने यहां तक भी लिख दिया है कि गांव ने अपनी अपनी 10-10, 11-11 लोगों की कमेटी तैयार कर दी, जनता सरकार मोर्चा ग्राम सभा के अंडर में, कि भाई ये कमेटी डिसाइड करेगी कि सरकारी आदमी गांव में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। अभी चाहे किसी का बिजली का बिल पेंडिंग हो, चाहे किसी का कोई और दिक्कत हो, गांव में ना कोई छापा पड़ेगा, ना कोई गांव में पुलिस घुसेगी, ना कोई गांव में कोई भी सरकारी कर्मचारी घुसेगा, जब तक वो उन 11 लोगों की मेम्ब्रेन से परमिशन ना ले ले। और वो हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में, कांटेक्ट में परमानेंटली लगे हुए हैं और वो लगे रहते हैं। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इन्होंने पंचायत चुनाव के अंदर भी भाईचारा खराब करने की बड़ी कोशिश की। और ऐसे गांव जिनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ आ गया है, जिनको पूरा खेल समझ आ गया है, उनके बहुत से गांव ने, सैकड़ों की संख्या में ऐसे गांव हैं हरियाणा के अंदर, जिन्होंने सर्वसम्मति से अपने पंचायत में अपने सरपंच और मेंबर चुन करके भेज दिए हैं। और उनको जनता सरकार मोर्चा आने वाले वक्त में सम्मानित भी करने वाला है, उन सारों को एक प्लेटफॉर्म पे भी बुलाने वाला है कि आप लोग थे वो योद्धा जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को धज्जियां जिसकी उड़ा रहे थे। मेरे लिए अभी जो देश के अंदर जो प्रॉब्लम है, जनता सरकार मोर्चा जो आपने कहा, ये जनता सरकार मोर्चा क्या है? ये क्या हुआ करने वाले हैं? क्या हुआ आशुतोष जी कि हमने एक चीज नोटिस करी ओवर द टाइम, मैं 18 साल से पब्लिक लाइफ में हूं, तो हमने बहुत लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जो आंदोलनकारी लोग थे। आंदोलन किया, उन्होंने मुद्दा उठाया, और जब मैं उस आंदोलन की सफलता या असफलता पे बात करता हूं तो या उस पर विचार करता हूं, तो मुझे एक चीज देखने को मिली कि वो व्यक्ति या तो जब फाइनली जब नेगोशिएशन टेबल पे जब बैठने लगे, तो उस वक्त या तो वो नेगोशिएट कर गए आधे में, मतलब जितना वो सोच करके चले थे, पहले वो उसको बहुत खतरा बता रहे थे और बाद में वो खतरा कम कैसे हुआ मुझे ये समझ में नहीं आया। दूसरा, जब भी ऐसा कोई आंदोलन हुआ तो लोगों में जनादेश और जन आंदोलन जब बना तो लोगों का समर्थन बहुत भरपूर मिला, उसमें पैसा भी मिला, विश्वास भी मिला। और फिर उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते या तो कोई पॉलिटिकल स्टेप उठा करके या किसी पॉलिटिकल पार्टी के आगे सरेंडर करके उनके विश्वास को और उनके उस आस्था को उन्होंने बेच दिया। तो ये सोच करके हमने एक योजना बनाई, कुछ साथियों ने, मेरे साथ में नरेंद्र भाई हैं, सुशील है, सुनील है, इन्होंने एक प्लान किया कि यार एक काम करते हैं, आने वाले वक्त में ये फिर होगा। अभी तो हम लोग इस वैक्सीनेशन वाले प्रोग्राम की खिलाफत कर रहे हैं, मान लो, अभी तो हम सरकारों के इस प्रोपेगेंडा को ओपन कर रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है, लोगों को जबरदस्ती भी हो रही है, तो हम एक मोर्चा तैयार करते हैं, लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। और अभी जब ये लोग आ जाएंगे, लेकिन ये उसी टाइम बंद कर देंगे, तो हम लोगों को ये मोर्चा बंद करना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि एक व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई शुरू की जाए, जिसके अंदर हम ये तय करें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीजों में कम से कम पैसा नहीं लगेगा किसी का भी। शिक्षा पे एक भी पैसा खर्च ना हो किसी का, स्वास्थ्य पे एक भी पैसा खर्च ना हो, और न्याय प्रणाली में पैसा खर्च ना हो। ये व्यवस्था गांव अपने आप करे। और दूसरा स्टेप था कि गांव अपना जल, जंगल, जमीन और जानवर पे अपना अधिकार रखे। इनकी मदद से वो अपनी खेती भी कर सकता है, अपना अन्न उगा सकता है, अपना बीज उगा सकता है। तो इन चीजों के ऊपर किसान का अपना हक होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को सरकार के पैरेलल में एक सरकार खड़ी करनी पड़ेगी, जहां पे ये यकीन दिला जाए कि असली मालिक देश की जनता है, और जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ये नेता हैं, ये नौकर हैं।
अगर आप हमारा लोगो देखेंगे तो हमारे लोगों में भी, लोगों का भी कॉन्सेप्ट यही है, उसके अंदर भी यही दिया हुआ है हमने अपने लोगों में कि जनता ही सरकार है। मतलब अगर मैं, मेरे पास यहाँ पर पड़ा होगा तो कोई क्या ये लोगो, तो मैं खाप है, आपको, क्या ये खाप है नए किस्म का, या जनता ही हाँ, सरकार है? ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेलल लॉ, ये चलेगा कैसे? जनता ही सरकार है, ये ये है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये ये है, बढ़ेगा कैसे? इसको है परमानेंट अपोजिशन और पैरेलल सरकार, ये है वेरी इसका गुड। लोगो। मतलब ये परमानेंट अपोजिशन रहेगी, ये कभी भी सरकार में नहीं आएगा। इसके ऊपर असत्य के राजनीति का, खिलाफ, अन्याय के हाँ, खिलाफ। यस यस यस, ये आपकी कमियां बताई, मतलब इसका काम ही ये है कि जो सरकार अच्छा अपना बात बता रही है उसकी कमियां अगर वेरी संसद गुड। में, जैसे अभी क्या हुआ संसद में और विधानसभा में, क्या हुआ, इन लोगों ने सारों ने पिट्ठू, जो अपने पिट्ठू थे उनको टिकटें दे दी, बेअकल गधों को टिकटें दे करके भेज दिया। वो लोग पहुंच भी गए वहां पर। अब उनमें इतनी अकल नहीं है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो वो सवाल उठा लें, वो कोई सवाल पूछें। ये इमरजेंसी के हालात आज भी संसद में है कि बिना डिस्कशन के कोई भी बिल पास हो रहा है। तो इस तरह के हालात से निपटने के लिए हमने ये जनता सरकार मोर्चा तैयार किया। अभी हम इसके लोगों की, अभी हमने किसी को भी कोई पद नहीं दिया है। पद लेने के लिए या किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कंडीशन रखी है कि कम से कम हमारी लेवल 2 की ट्रेनिंग पार किया हुआ बच्चा होना चाहिए। लेवल 2 की ट्रेनिंग का मतलब है हम उसे मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, नेता लोग कैसे बरगलाते हैं, मीडिया कैसे झूठ फैलाता है, गांव को कैसे समझाना है, आपको आत्मरक्षा कैसे करनी है, पुलिस के साथ बात कैसे करनी है, इन सब चीजों पर हम अपने लोगों को ट्रेंड और कर वो रहे लोग हैं। अपना अपना काम करेंगे, अपना दिनचर्या उनका चलता बस बस बस, रहेगा, जो वो भी कहीं काम, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी बिल्कुल, करेंगे, कहीं बिजनेस वो, कर रहे हैं तो बिजनेस बस करेंगे, बस बस, वो हाँ, सार्वजनिक जीवन में एडवोकेसी का काम करेंगे, आप ये कह बस रहे हैं? बस बस, हाँ जी हाँ जी। और फिर वो तो हमने एक इसको, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, नहीं मंत्री नहीं बनने नहीं, के लिए उनकी कोई जिजीविषा नहीं रही होगी। एमएलए बनने के लिए और एमपी बनने के लिए हमने इसके अंदर एक बड़ा प्रोसेस निकाला है। इसके अंदर अभी अभी मतलब इसके ऊपर मैं काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा जो नीडर जो वर्ड है NIDER, दिस इज नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, दिस इज द फुल वेरी फॉर्म गुड। ऑफ निडर, जो निडर इंडिया अपना चैनल है। तो निडर का जो अच्छा। मकसद था वो ये था कि डेमोक्रेसी को बहाल कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे एक एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और उसके चुनाव के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 50 गांव आते हैं, तो उन 50 गांव में से हम लोग उनके विधायक को उनसे मांग रहे हैं गांव से कि आप अपने गांव से चुनाव करके 2 विधायक हमको दे दीजिए प्रति गांव। हर गांव से 2 विधायक, यानी जिसको तुम विधायक के रूप में देखना चाहते हो, हर देखना गांव से। चाहते हो। और तो इस तरह से 50 गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 100 विधायक हमारे पास, प्रस्तावित विधायक आ गए। हम उन प्रस्तावित अच्छा। विधायकों को 6 महीने ट्रेनिंग देंगे, जिसमें संविधान की ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर समस्याओं के समाधान की ट्रेनिंग होगी, फंड्स एलोकेट कैसे होते हैं, थाने वालों से कैसे बात की जाती है, एमएलए के क्या क्या ड्यूटीज हैं, एमएलए के ऊपर क्या क्या बर्डन्स हैं, उसको क्या क्या करना पड़ता है, ये सारा बताने के बाद अब उनसे गांव की समस्याएं ले आई जाएंगी। तुम अपने गांव की समस्या लेकर आओ, तुम अपने गांव की लेकर आओ, तुम अपने एरिया की लेकर आओ। उन समस्याओं का समाधान विधायक अपने लेवल पे कैसे करेगा, सांसद अपने लेवल पर कैसे करेगा, जिला पार्षद कैसे करेगा, ब्लॉक समिति पार्षद कैसे करेगा और सरपंच कैसे करेगा, इन सब की वहां पर बैठ करके ट्रेनिंग होगी, बाकायदा डिस्कशन होगा। और 100 के 100 लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनका एग्जाम होगा। हमारे यहाँ पर अगर चपड़ासी बनने के लिए पेपर होता है तो एमएलए बनने के लिए क्यों ना हो। तो ये सारे 100 के 100 लोग होंगे जो जनता के दिए हुए लोग हैं। इनमें से हम इनका एग्जाम लेंगे उस सिलेबस के हिसाब से, और उसके बाद जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा वो होगा हमारा एमएलए का कैंडिडेट। और नहीं उसको तो अपनी आप, जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना है, वो सारा पैसा जनता अपने आप लगाएगी। और वो हमारा कोई पार्टी नहीं होगी, कोई सिंबल नहीं होगा, हर जगह से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग कैंडिडेट होगा, जनता का दिया हुआ कैंडिडेट होगा, पार्टियों के दिए हुए थोपे हुए लोग नहीं होंगे। और इस तरह से जब एक विधायक बन जाएगा तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 99 विधायक सेम ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जिनसे वो धोखा नहीं कर सकता, जो उसकी गुद्दी पकड़ के धरती में टिकाने लायक को उनको तैयार करके हम रखेंगे। तो हम गांव गांव में वास्तव में स्वराज को स्थापित करने के लिए इस मोर्चे का निर्माण हुआ है। इसकी टैगलाइन है जनता ही सरकार है, मतलब इसका एक फ्रॉड, पर्पज ये है। एक फ्रॉड आदमी 2011 के पहले नाटक किया था, आप जानते हैं मैं जिनके बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि उनके बारे में शुभ शब्द नहीं बोला जा सकता है। हमने बहुत तो वो, सपोर्ट किया उसको।
हाँ, आपने बहुत सपोर्ट भी किया, आपको भी बहुत आमंत्रण आया होगा, लोभ भी दिया होगा, लालच भी दिया होगा, क्योंकि बहुत लालची आदमी है, लोभी आदमी है, स्वार्थी आदमी है। जी जी जी। तो वो व्यक्ति भी कुछ इसी प्रकार का स्वप्न देखता था। एक फर्जी किताब भी लिख दिया, सूराज, वो भी कहीं से चुरा करके लिखा है उसने। हाँ पता है वो कहाँ से तो वो चुराया किताब उसने। भी लिख दिया। तो ये जनता के बीच में अब विश्वास कैसे होगा? क्योंकि विश्वास का सबसे बड़ा संकट है, और इसी का लाभ ये नरेंद्र भाई मोदी, राहुल जी गांधी और बाकी जो बेईमान देखिए पॉलिटिशियन हैं वो उठा रहे हैं। क्या होता है आशुतोष भाई, ये हर 10 साल में जब लोग त्रस्त हो जाते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मतलब जो आगे आए और उनके लिए कुछ पथ प्रदर्शक का काम करे। और वो व्यक्ति फिर अपने निजी स्वार्थों के चलते या फिर पता नहीं किसी कारणवश वो फिर आगे आकर के और फिर उस पूरी की पूरी भावना को एक दिशा में लपेट लेता है। और मैं इसमें इलेक्शन मैनेजमेंट क्या मेरा तजुर्बा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका इलेक्शन मैंने मैनेज नहीं किया हो, मेरी टीम ने मैनेज नहीं किया हो। पहले हम जो काम केजरीवाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया करते थे वो काम हमने बाद में फिर इसलिए करना शुरू कर दिया कि हम इन पार्टियों को देखें तो सही ये कैसे काम करते हैं। और मैंने यहाँ व्यक्ति मैनेजमेंट देखा बहुत जबरदस्त तरीके से, जिसे जैसे लॉबिंग होती है ना, उस लॉबिंग का मैंने खेल देखा कि चुनाव से पहले ही तय हो जाता है। मतलब मैं आपको एक केस बताता हूं, हिमाचल के चुनाव में 2017 की बात है। मैं कैंडिडेट का चुनाव लड़ रहा हूं जब वो कांग्रेस की तरफ से है, और मुझे वो रात को आकर के कहता है चुनाव से 15 दिन पहले कि डॉक्टर साहब क्या सीन है हमारा, कि हम तो जीते हुए हैं। और वो कैंडिडेट कहता है कि नहीं, मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और मेरी जीत कंफर्म हो गई है, इतने वोट से मैं जीतूंगा और मुझे ये मंत्रालय मिलेगा, ये हमारा तय हो गया है। मैंने कहा इतने वोटों से जीतोगे, ये कैसे है? बोला वो सब तय है, वो आप समझते हैं सारा कुछ कि वो कैसे होता है। और मैं हैरान हो गया कि यार अगर ये छल, इसका मतलब तो हम लोग भी जनता के साथ छल कर रहे हैं। तो उस दिन मैंने ये तय किया कि हम लोग एक काम करेंगे, अब हम जनता के लिए उन लोगों को तैयार करेंगे जो असल में जनता के हिमायती हैं। लोगों ने पिछले 30-35 सालों में जो इंश्योरेंस कंपनियों का झूठ देखा है, जो एमएलएम कंपनियों का झूठ देखा है और जो पॉलिटिकल लोगों के झूठ देखे हैं, उसके चलते लोगों में विश्वास जो है वो बहुत हद तक टूटा हुआ है। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जो देवेंद्र आएगा या कोई और देवेंद्र जैसा कोई और व्यक्ति आएगा और वो उनके साथ छल नहीं करेगा। इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे मरने के बाद ही तय होगा ये तो, कि हम छल करेंगे कि नहीं करेंगे। हम पहले से कैसे तय कर सकते हैं? 2024 अभी पंचायत के चुनाव चल रहे थे, ये भी तय कर सकते थे हम, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जिला नहीं, परिषद के लेवल पे जा सकते थे। जब अगर एमएलए का आप नहीं चुनाव छल आएगा, एमपी करेंगे, का चुनाव आएगा। अगर आप नहीं छल करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, असत्य के खिलाफ खड़े रहेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे, बड़े से बड़े ताकतवर के खिलाफ खड़े रहेंगे, तब तक आशुतोष पाठक और हमारा पूरा ये नेटवर्क आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन धन्यवाद लगने बहुत। लगेगा कि आप एक्चुअल में छल कर रहे हैं, नैरेटिव पे मैं नहीं जाऊंगा, और लगेगा आपके आचरण से, आपके व्यवहार से कि हाँ आप भी लोगों को छल रहे हैं, तो फिर आपको हमारा भी कोप भाजन बनना पड़ेगा। मेरी भी ठीक बात। भ्रिकुटी आपके ऊपर तनेगी। ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आपने 2.5 साल 3 साल में लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए हम आपको सल्यूट भी करते हैं और हम आपको शुभकामना देते हैं कि जनता ही सरकार हो, यह जो विचार है यह स्थापित कर सकें। और अगर आपने एक स्टेट में, अगर हरियाणा में कर दिया, तो गुरु द्रोण की भूमि है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो आप समझिए एक प्रकार से महाभारत के युद्ध में धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। एक ये और धर्म चीज युद्ध बताऊं अगर, मैं आपको, हाँ बोलिए। एक और चीज बताता हूँ आशुतोष जी, जो आपने बोला है ये हरियाणा की भूमि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। क्योंकि ये जो भूमि है, इसको अभी अभी हरियाणा और पंजाब के नाम से जानते हैं, पहले ये पंजाब होता था। लेकिन ये धरती जो है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया आता है, ये धरती दिल्ली के चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह रही है हमेशा से। बस मुगलों का बस, जब आक्रमण हुआ तैमूर, तो भी, मैं तो तैमूर की बात अभी मैं कहने ही वाला था कि ये जो हाँ गेट्स है ये नया तैमूर है। इन्होंने जो जानों की हाँ। ढेर लगाई ना, तो ये मैं नया आगे बात तैमूर है बता रहा ये। हूँ, जो जो हाँ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब हाँ। मुगलों को भी इन्होंने इधर नहीं घुसने दिया, यहां से नहीं जीत कर निकल पाए, अंग्रेज भी इस एरिया को भेद नहीं पाए, कभी भी नहीं भेद पाए। अभी भी बिल गेट्स इसको नहीं भेद पा रहा है, इस एरिया को।
और बहुत इसके लिए बढ़िया। मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल की मदद से, मतलब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर एक आतंकवाद का खौफ बनाना शुरू कर दिया है अब। जब सिद्धू मूसेवाला को जब उसने मरवाया, जब वहां पे जो काम हुआ कि उसकी गेट्स का सिक्योरिटी दलाल वापस है। ले ली। हाँ, तो वो मतलब ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, फिलहाल मेन परिदृश्य में ये तीनों ही नजर आते हैं, तो इसलिए इन तीनों का नाम ले रहा हूं मैं, बाकी सारे भी इनके साथ में पीछे लगू ही हैं, समझो। अभी इन तीन लोगों की मदद से ये क्या कर रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया को खालिस्तान घोषित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो जो मीडिया हाउस की आप बात कर रहे थे, बिकाऊ मीडिया हाउस, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि खालिस्तानी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। आपके दर्शकों को, इस देश के लोगों को हम एक बात बता दें, खालिस्तानी जो मूवमेंट है, खालिस्तानी जो भी लोग हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, वो सरकारों के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। इस जाल में मत फंसिएगा। कल को ये, इससे पहले इन्होंने जाटों को बदनाम करने के लिए जाट आंदोलन चलाया था, यादवों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इन्होंने यूपी में गेम खेला था, सरदारों को बदनाम करने के लिए इन्होंने खालिस्तान का एजेंडा चलाया है। और ये आने वाले वक्त में ये चाह रहे हैं कि पूरे भारत को अलग कर दिया जाए और खालिस्तान के नाम पर इस एरिया को अलग कर दिया जाए। इससे बाद में निपट लेंगे और पूरे भारत को पहले गुलाम बना लेते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए डिजिटल करेंसी ला करके, सीसीटीवी कैमरा ला करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला करके, सारी नौकरियां खत्म करके, सब कुछ प्राइवेट करके और सारा तंत्र इन उद्योगपतियों को बेच करके बाकी देश को गुलाम कर लेते हैं और फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पूरा भारत को एक होना पड़ेगा इस लड़ाई के अंदर। जब भी कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकारी कोई पिट्ठू या ऐसी कोई मीडिया हाउस खालिस्तान के नाम पर गंद फैलाता है या किसी भी जात के नाम पर भी गंद फैलाता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब लोगों को देना पड़ेगा एज एन आईटी सेल। हमें अपनी खुद की आईटी सेल बनानी पड़ेगी, जनता आईटी सेल खुद से। और लोगों को ये जागृत होना पड़ेगा कि अगर आप नहीं बोले तो आपके बच्चे आने वाले वक्त में गुलामी के बिल्कुल मतलब करीब हैं, एक कदम दूर है, एक ठोकर लगी और वो गुलामी की उस खाई में जाकर के गिरने वाले हैं। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो खुद से आगे आए। जैसे कुछ लोग मुझे कह देते हैं, मुझे अभी अभी की बात बता रहा हूँ, जनता सरकार मोर्चा की जब हमारी स्टेट की मीटिंग हुई रोहतक के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला, एक साथी ने, कि डॉक्टर साहब कहीं आप भी केजरीवाल की तरह धोखा तो नहीं दे दोगे जनता को। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी हाथ जोड़ करके कि भाई हाथ जोड़ता हूं, मैं नहीं हूं ठेकेदार आप लोगों का, मैं नहीं हूं, हम ठेकेदार नहीं है, हम आपके आगे नहीं चल सकते, हम आपका बोझ लेकर के नहीं चल सकते, इन कंधों में इतना जोर नहीं है। आज पूरा दिन लगे रहे, पसीना, बुरा हाल, मेरा ये बहुत पुराना हो गया था कुर्ता, ये देखो ये मेरा फटा हुआ है अभी ना, मैं इसको छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। नहीं ये नहीं नहीं नहीं, ये आप छुपाओ मत, ये दिखाओ ये दिखाओ। ये देखिए, ये अभी मैं सीधा वहीं से आ रहा था ना, तो रास्ते में आपकी वीडियो शुरू में नहीं नहीं, बैन फट थी, फट तो जाना ये चाहिए, फट जाना ठीक है। चाहिए, फट तो आप दिखाइए ये लोगों हम को कि लोगों का, किस तरह ये से आप हम काम इनको कर रहे ये हैं। कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं भाई, हम लोग आपके ठेकेदार नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये खतरा है तुम्हारे सामने और ये बचने के रास्ते हैं। कल को अगर देवेंद्र ना रहे, कल को देवेंद्र अगर गलत रास्ते चला जाए, तो आप लोगों के पास वो विचार रहने जरूरी है कि आपको उन षड्यंत्रों को समझना कैसे है, उन वेरी षड्यंत्रों गुड। से लोगों को अवेयर कैसे करना है और उससे जागे कैसे रहना है और अपने बच्चों को कैसे बचाना है। तो वेरी इसलिए गुड। जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाना है, हेल्थ, एजुकेशन और न्याय प्रणाली से पैसे को भगाना है, डिजिटल करेंसी का बिल्कुल पूरा विरोध करना है। और हम करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा पर्दाफाश करेगा जनता सरकार मोर्चा इस पूरे के पूरे गेम का। हमने एक नया स्कीम निकाला है, जिसकी जमीन नीलाम होने वाली है, जिसका घर नीलाम होने वाला है, जो लोन नहीं पे कर पा रहा वो जनता सरकार मोर्चा से संपर्क करे, हम भरेंगे उनका लोन, हम भरेंगे। हमें मालूम है कि ये कितना बड़ा गेम है। इस मुद्दे पर जो आप बता रहे हैं, इस पर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इस विषय पे, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी तत्काल के लिए जनता सरकार जो आप बनाए हुए हैं मोर्चा और परमानेंट अपोजिशन, और जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग आप दे रहे हैं इस महामारी की वजह से, ये देना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत शुभकामना हमारी, आप इसी तरीके से लोगों को ट्रेन करें। गांव में जाकर के आप काम कर रहे हैं या अद्भुत काम कर रहे हैं, जात पात से और ये धार्मिक उन्माद से ऊपर उठ करके सबको एक साथ जोड़ करके भारत का जो ओरिजिनल सनातन है, उस सनातन के तरफ आप लेके चलेंगे, जिसमें जो सभी धर्मों के लोग एक साथ रहें और सब धर्मों की जो कट्टरता है उसके भी खिलाफ हम लोगों को जगना पड़ेगा। और बिल्कुल। ये इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ धार्मिक कट्टरता है, कुछ धर्मों में है, और ये उन्हीं धर्म के लोगों को आगे आकर के इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, और तब जाकर के हम
पूर्णतः सनातन बन पाएंगे। हमारे यहाँ जो कन्वर्जन हुआ, हमारे यहाँ किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और कैसे हम लोगों ने उसकी कीमत चुकाई है, ये भारत के जनमानस को स्वीकार करना पड़ेगा और ये जान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नए तैमूर लंग हैं, ये नए लुटेरे हैं जो गेट्स के रूप में हमारे बीच में हैं। आप जनता को जागृत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हम आपसे बात करेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर भी बात करेंगे और पैसे के लेकर के जो आप खुलासा करना चाहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। और आपने जिस तरीके से महामारी के दौरान जो लोगों को जागृत किया है उसके लिए तो विशेष रूप से सैल्यूट करते हैं। कल रविवार है, कल का ऑफ रहेगा। सोमवार को 7:30 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि देवेंद्र जी और हमारी इस बातचीत को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कम से कम हरियाणा में तो शेयर करने का कुरुक्षेत्र बना दीजिए, क्योंकि ये धर्मयुद्ध है, हम धर्मयुद्ध में शामिल हैं। धर्मयुद्ध में शामिल हैं तो शेयर करने का एक युद्ध हम लोग जीत जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सोमवार तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।